खैर मकदम है आप सभी का टीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं, आंखों का समंदर होना। नोटबंदी का 1 साल और राहुल गांधी का यह तीखा अंदाज। बीजेपी 8 नवंबर के इस दिन को एंटी ब्लैक मनी डे के तौर पर मना रही है और कांग्रेस इसे बीजेपी का मनी लॉन्ड्रिंग डे बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस कड़े फैसले पर साथ देने के लिए देशवासियों का शुक्रिया अदा किया और यह भी बताया कि कैसे नोटबंदी देश की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित हुई। कांग्रेस कह रही है कि वो नोटबंदी से बर्बाद हुए ईमानदार लोगों के साथ खड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ठीक रात 8 बजे 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले का ऐलान किया था और तब से लेकर अब तक क्या रहा इसका हिसाब किताब। हमने आपने लाइनों में लग लग कर परेशानियां तो बहुत झेली, लेकिन सही मायने में क्या यह नोटबंदी काले धन के खिलाफ जंग बन पाई? नोटबंदी पास या फेल? आज इसी को करेंगे हम एनालाइज अपनी इस डिबेट में। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। नोटबंदी का 1 साल पास या फेल? नोटबंदी से किसको फायदा किसको नुकसान? क्या हुकूमत ने सियासी फायदा हासिल करने के लिए की थी नोटबंदी? नोटबंदी के सहारे वोटबंदी की कोशिश? नोटबंदी की बरसी या सालगिरह? 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी मामले में मुल्क में मुखालिफत और हिमायत का माहौल है। नोटबंदी गलत है या सही, पिछले 1 साल से मुल्क में बहस का मौजू बना हुआ है। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी मामले पर मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। Tomorrow will mark exactly 1 year since the disastrous policy of demonetization was thrust on the people of our country. नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर वजीर खजाना अरुण जेटली ने नोटबंदी के फैसले को तारीखी करार दिया। जेटली ने मजीद कहा कि मईशत में कैश का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था, इसलिए मुल्क की इक्तिसादी हालत को बदलने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया। देश की अर्थव्यवस्था और देश के व्यापक भविष्य के लिए जो यथास्थितिवाद स्टेटस को था, उसको बदलना अति अनिवार्य था। The status quo needed to be shaken up. नोटबंदी पर वजीर आला ममता बनर्जी ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि नोटबंदी की मनसूखी बड़ा घोटाला था। मायावती ने इसे काले दिन से ताबीर किया है। मायावती ने कहा कि नोटबंदी से गरीब और मजदूर तबके का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और अब जबकि नोटबंदी के इस फैसले को 1 वर्ष पूरा हो गया है, परंतु इस सच्चाई से आज कौन इनकार कर सकता है कि देश के खासकर गरीब, मजदूर व अन्य मेहनतकश आम जनता ही इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। बीजेपी सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि नोटबंदी के बाद देश ईमानदार हो गया है, नक्सलवाद पर लगाम लग गई है। नोटबंदी के बाद देश ईमानदार हो रहा है। पत्थर फेंकने की घटना कम हुई है कश्मीर में, माओवाद नक्सलवाद पर कमर लगी है। 2,24,000 कंपनियों को हम लोगों ने डीरजिस्टर्ड किया है। एक मकान में 100 कंपनियां, कई कंपनियों के 2,000 एक बैंक अकाउंट। तो ये जो बिल्कुल इस तरह से देश को एक प्रकार से भ्रष्टाचार के गंध में छोड़ा था मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने। साल में उनकी सरकार में लूट पर लूट होती रही और मनमोहन सिंह खामोश रहे कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कोयला घोटाले में। यह मनमोहन सिंह। साइबर फ्रॉड करीब 2016 में 900 से 1000 के बीच में लगभग फिगर आई है, 986 करीब जो है, और 2017 में ये फिगर जो है 1600 को टच कर गई है और लगभग 40% बढ़ गया है साइबर क्राइम, क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो रहा है आईटी का, तो उसमें क्राइम भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। नोटबंदी के 1 साल मुकम्मल होने पर फायदा और नुकसान की बात करना
मुखालिफत या फिर नोटबंदी की सालगिरह का जश्न मनाना सियासी पार्टियों की अपनी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन नोटबंदी से मुल्क की मईशत पर मिले जुले असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो नोटबंदी पास या फेल, यह है आज का सबसे बड़ा सवाल और इसी पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आज अमित मालवीय साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी की आईटी सेल को लीड करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, बस थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, सीपीआई के सीनियर लीडर, लेफ्ट पार्टियों का पक्ष रखेंगे, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। इमरान नबी डार साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन, सीधे श्रीनगर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर शुरवो कमल दत्ता साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और सुनील साजन, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, थोड़ी देर में वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, लखनऊ से लाइव। सबसे पहले अमित मालवीय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज हर कोई नोटबंदी के इस फैसले को जो 1 साल पहले लिया गया था अपनी अपनी तरह से एनालाइज कर रहा है। विपक्ष लगातार इस मसले पर हमलावर है, शर्म दिवस मनाने की बात कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है, सबसे ज्यादा टारगेट भी बीजेपी को और सरकार को इस बात के लिए किया जा रहा था कि भाई मकसद था इस देश से ब्लैक मनी को खत्म करना, लेकिन वो मकसद कहां पूरा हुआ जब 99% पैसा वापस बैंकों में आ गया। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। मुझे इसीलिए इस पर आपसे पहला जवाब यही चाहिए। बिल्कुल समीर जी, सारा पैसा बैंकों में ना आए तभी नोटबंदी सफल हो, ये जो फलसफा लोगों ने छोड़ा वो बिल्कुल निराधार है और गलत है। नोटबंदी का पूरा दामोदार इस बात पे है कि जो पैसा पहले फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बाहर था वो फॉर्मल सिस्टम में वापस आ जाए। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। कुल मिलाके करीब 4 लाख करोड़ रुपया बैंकिंग सिस्टम में जो पहले नहीं था वो वापस आया। जहां तक काले धन का सवाल है, कुछ आंकड़े देखिए। 1.5 लाख लोगों ने 1.5 लाख पीपल हमारे देश में, उन्होंने करीब 5 लाख करोड़ रुपया जमा कराया। यानी बहुत छोटी सी आबादी इस देश की, उसने पूरा जो पैसा सिस्टम में घूम रहा है उसका 33% पैसा जमा करवाया। मतलब पैसा बहुत कम लोगों के हाथ में, बहुत ज्यादा पैसा संकुचित था और अब यह पूरा बैंकिंग सिस्टम में आ गया है। तीसरी बात, जब भी पैसा सिस्टम में आ जाता है या बैंक में आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा वाइट हो गया। व्हाइट और ब्लैक के बीच में फर्क ये होता है कि क्या उस पैसे पे जो बकायदा टैक्स पे करना था वो किया गया था कि नहीं। लेकिन जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों के पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था अपने पैसे को सिस्टम में डालने के अलावा। तो हमने देखा कि भाई 99.9% सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, करीब 3.68 लाख करोड़ ऐसी रकम है जो सस्पिशियस मानी गई, जो टैक्स प्रोफाइल जिन लोगों का जमा किया उससे मेल नहीं खाती थी, और अब उस पे इंक्वायरी हो रही है। उस पे जो भी इंक्वायरी होगी उसके बाद उस पे टैक्स वसूला जाएगा, उस पे पेनल्टी वसूली जाएगी और कई केसेस में ये 85% तक जाएगी। तो कुल मिला के हमारा ये जो नोटबंदी का जो मुख्य ध्येय था कि जो एक पैरेलल इकोनॉमी हमारे देश में चलती है वो खत्म हो जाए और पैसा फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके व्यापार के लिए, उनके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए बैंक्स लेंड कर सकें, बैंक्स की हालत सुधरे और इकोनॉमी की हालत सुधरे। ठीक है। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य को डिमोनेटाइजेशन में देखेंगे तो डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ी सफलता रही है। इसके और भी कई आयाम है, लेकिन हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। आलोक शर्मा हमारे साथ, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं काली पट्टी बांधकर आज आए हैं आलोक शर्मा, और शर्म दिवस मनाया जा रहा है लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का मनी लॉन्ड्रिंग डे है। इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। आलोक जी, आपने बातें सुनी अमित मालवीय की और बार बार ये सवाल आज उठाया जा रहा था, दिन भर आज ये सवाल ऑपोजिशन पार्टीज उठाती रही कि भाई 99.9% पैसा तो आ गया। इसीलिए पहला सवाल मैंने इसी से जुड़ा हुआ किया अमित से, आप उनके जवाब से इत्तेफाक रखते हैं क्या?
और अगर वाकई ऐसा है, देश में ईमानदारी का नया दौर शुरू हो रहा है, तो फिर विरोध किस बात का कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी ईमानदारी की जहां तक बात है, अभी अभी एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि आज भी एनआईए ने खुलासा किया है कि आज भी पुराने नोट बदले जा रहे हैं। ये एनआईए वही एनआईए है जो आतंकवादी फंडिंग के बारे में खुलासे कर रही है। तो कितना क्या काला धन और कितना भ्रष्टाचार कम हुआ, ये तो आज ही पता चला है। अभी जहां तक बात अभी आंकड़ों की है, आज तक किसी ने नहीं बताया कितना काला धन है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं 3 लाख करोड़ भाइयों बहनों मित्रों हमने पकड़ लिया। रे भाई, कहां है, कौन सी तिजोरी में रखा है? फिर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 2 लाख शेल कंपनियां बंद कर दी हैं। मैंने तो तमाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट खंगाल ली, मुझे तो कहीं मिला नहीं आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा है? आप कहते हैं कि साहब फेक कंपनीज के बाद आए आप फेक नोट के ऊपर। फेक नोट हमने बंद कर दिए। अरे भाई, आज की हालत यह है कि बैंकों का जो आरबीआई का आंकड़ा है कि अभी जो फेक नोट आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं पहले से। 41 करोड़ रुपए आपको फेक करेंसी मिली, आपने 20,000 करोड़ रुपए नोट छापने पे खर्च कर दिया। आप कहते थे साहब नक्सलाइज्म और टेररिज्म खत्म कर देंगे हम। नक्सलिज्म 17% बढ़ गया, टेररिज्म 33% बढ़ गया देश के अंदर, शहादत लगभग 40% बढ़ गई, पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ गई, इनफिल्ट्रेशन बढ़ गया। आपने कहा कि साहब ये तो गरीबों के लिए है पैसा। आज हालत यह है कि बैंकों का एनपीए बढ़ गया। पूरी तरह से आज जो सरकार है वो जवाब नहीं दे पा रही है कि वास्तव में आंकड़े कौन से हैं, सच्चाई क्या है। देश के प्रधानमंत्री आज देश को बता नहीं पा रहे हैं। रोज रोज गोल ये डेटा आप कहां से लाए हैं, जिसमें आप ये भी कह जाते हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ गई नोटबंदी के बाद? ये डाटा तो साफ दिख रहा है कि कम हुई। डाटा प्रधानमंत्री महोदय की सरकार ने दिया है, देश की सरकार ने दिया है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री महोदय के दिए गए आंकड़े हैं, आरबीआई के दिए गए आंकड़े। नोटबंदी से ठीक पहले पत्थरबाजी का आंकड़ा 2680 का था, जो घटकर 639 अगर पत्थरबाजी की घटनाएं देखेंगे तो जम्मू कश्मीर सरकार के आंकड़े देख लीजिए। अगर इनफिल्ट्रेशन के आंकड़े देखने हैं तो आप बीएसएफ के आंकड़े देख लीजिए। फेक करेंसी 0.0013% मिली, यह आरबीआई का आंकड़ा है। डिजिटल इंडिया और कम हुआ है पिछले साल में। ब्लैक मनी मात्र 16,000 करोड़ मिली है। एक मिनट आलोक जी, अब मुझे क्लियर करना पड़ेगा। आलोक जी मुझे क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपको डेटा बता देता हूं, मैं आपको डेटा बता देता हूं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ क्या क्या। जो सरकारी डेटा है वो ये है कि टैक्स देने वाले 26% बढ़ गए, मोबाइल वॉलेट से लेन देन 58%, 58% बढ़ गया, कार्ड से लेन देन 48% बढ़ा, 13 लाख पीओएस मशीनें नहीं बढ़ी, 17,73,000 संदिग्ध लेन देन पकड़ा गया। कंपनियों को मत लीजिए आप। नहीं, 1-2 कंपनियों की क्या बात है, ये तो ओवरऑल डेटा है मेरे पास। 17,000 करोड़ का अगर और आपने बैंकों में पैसा जमा करने की बात की तो 16,000 करोड़ ऐसा है, लेकिन वो पूरी इकोनॉमी का 16,000 करोड़ ऐसा है जो बैंकों में जमा नहीं हो पाया। मर गए, जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे उनको चोट लगी, 3 लाख करोड़ का देश को नुकसान हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये अहंकारी तानाशाह सरकार जिम्मेदार है। आज जिस तरह से 3 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हो गए, लगभग 70 लाख इंडस्ट्री छोटी और बड़ी बंद हो गई, इसके लिए तानाशाह सरकार जिम्मेदार है। आज आप जश्न मना रहे हैं 150 लोगों की मातम का। बेरोजगारी का पॉइंट उठाइए ना, बेरोजगारी का पॉइंट उठाइए ना, उनकी बेरोजगारी का आप जश्न मना रहे हैं, उसमें तो हेर फेर मत कीजिए। ठीक है, सुनील साजन हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। जो है मेरे वो पूरे ऑथेंटिक हैं और ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। मोदी जी को आज देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक, सुनील सिंह साजन, विरोध किस बात का है और सबसे ज्यादा नुकसान आपकी नजर में, अगर डिमोनेटाइजेशन का नुकसान हुआ है, नोटबंदी की कीमत चुकाई है इस देश के लोगों ने, तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या आपको नजर आ रहा है आज 1 साल बाद? देखिए, जब आज के दिन 1 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की तो उन्होंने देश से 3 वादे किए। उनका 3 लाख करोड़ काला धन आ जाएगा, उनका आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। या मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या काला धन कितना आया देश के सामने आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते थे स्विच बैंक से लेकर के यहां तक हमको सब कुछ मालूम है कि किसके पास कितना है। आज भूल गए? अरे भाई कैसे भूल गए, आपको बताना चाहिए। आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं
और रोजगार कितने बड़े पैमाने पर छिन गए। देखिए, हमें तकलीफ केवल इस बात की है कि गलती करके भी गलती ना मानना, उससे ज्यादा निर्लज्जता क्या हो सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी या जो भी लोग जश्न मना रहे हैं, ठीक है, देखिए इस देश में अगर नोटबंदी देश को तरक्की की तरफ ले जाती तो सब लोग स्वागत करते हैं। हारना जीतना राजनीति में उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता जितना देश रखता है। आज देश में जो लोग जश्न मना रहे हैं वो क्या 150 लोगों की मौत का जश्न मना रहे हैं, जो लोग जश्न मना रहे हैं क्या बेरोजगारी का जश्न मना रहे हैं। मौजूद है। सवाल ये है कि किन चीजों पर विरोध के लिए, कहीं सिर्फ विरोध के लिए ही तो विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अच्छे काम हुए डिमोनेटाइजेशन के बाद उसका आप लोग नाम नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ कमियां गिनाई जा रही हैं। ये ठीक है क्या? देखिए सुन लीजिए समीर भाई, बीजेपी के प्रवक्ता कोई एक उपलब्धि बता दें इस नोट की। हम तो मैंने आपको बताई, डेटा तो मैंने आपके सामने रखा। वो हम मैं आ रहा हूं, हम विरोध क्यों मना रहे हैं, क्यों काला दिवस मना रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, वो हम बता देते हैं। हाँ। मोदी जी ने 50 दिनों का वक्त लिया था, 365 दिन के बाद देश ये जानना चाहता है कि ब्लैक मनी कितनी आई। ये इलेक्शन से पहले ये कह रहे थे कि किस किसके स्विस बैंक में ब्लैक मनी है। अगर स्विस बैंक में ब्लैक मनी थी, विदेश में ब्लैक मनी थी, तो 99% सुन लीजिए तो 99% जो पैसा जमा हुआ है वो क्या है, सारा आ गया। अब बचा 1%, कुछ नेपाल में है, कुछ भूटान में है, कुछ एनआरआई के पास है, वो भी जमा करना पड़ेगा। एक साल में ये नहीं बता पाए कि नेपाल में कितना, भूटान में कितना, वो ये लेना ही नहीं चाहते। वो नेपाल का विवाद है। इन्होंने कहा था आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद हो जाएगा, काला धन, भ्रष्टाचार। सुन लीजिए, नक्सली जो अटैक हुए उनमें 20% की कमी आई। वो आप ये बता दें, अगर कोई रिपोर्टर उसकी रिपोर्टिंग करता है तो उसके यहाँ सीडी रखवा के उसे बंद करा देते हैं। ये पूरे देश से समीर जी, नक्सली कोई खुलासा करता है तो 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर देते हैं। मैं उस पर जा नहीं रहा, सबने बोला उसके उत्तर, मैं भ्रष्टाचार पे जा रहा हूँ। बीजेपी भ्रष्टाचार के ऊपर इतनी संजीदा है और वो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है। तो पनामा पेपर लीक में जिनके नाम आए थे, आज तक उनके पास कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जिसकी हम सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं मानते, वहां की फोर्स को अच्छा नहीं मानते, वहां का प्रजातंत्र भी खराब है, लेकिन वहां कोर्ट में केस जाता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी नप जाती है। यहां भी पनामा पैराडाइज में नाम आता है। 1 मिनट मुकम्मल कर दो। पैराडाइज में अगर किसी बीजेपी की प्रवक्ता का नाम आ जाता है तो वो पब्लिक मीटिंग से भाषण दे के आता है और फिर पत्रकार से कहता है मेरा तो मौन विरत है जी। ये इनका वो है। अगर अमित शाह का बेटा धनिया बेच के 16,000 करोड़ रुपए कमा सकता है, धनिया बेच के, तो धनिया पैदा करने वाला इस देश में भूखा क्यों है, मोदी जी ये बताएं। ठीक क्या है, किसान ने किसी ने कहा कि नोटबंदी सक्सेस है, मेरी फसल का दुगना मिलने लगा? मध्य प्रदेश के अंदर आज किसानों एक सेकंड आपने अपनी बात कह ली। अमित, मैं आपके पास आऊंगा जवाब देने के लिए, सबको शामिल कर लूं। इमरान नबी डार श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बार बार जिक्र हो रहा है कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो कम हुआ, पत्थरबाजों की जो घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी, उनमें जबरदस्त तरीके की कमी आई है, 75% वो कम हुई है। ये बात आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? कल ही हमने देखा कि कश्मीर में टेरर फंड के लिए 36 करोड़ रुपए एनआईए ने जब्त कर लिया। ये सारी पुरानी करेंसी थी। अब इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि ये पुरानी करेंसी अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ होता तो अब तक ये पत्थरबाजों के पास पहुंच चुकी होती और नौजवानों की फौज जो भटके हुए नौजवान हैं कश्मीर के, उनकी फौज निकल आती पत्थरबाजी करने के लिए। बच गए हम। शुक्रिया समीर जी। सबसे पहले अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, फिगर्स की बात करेंगे, आपने जो स्टोन पेल्टिंग की बात की, बिल्कुल स्टोन पेल्टिंग में इंसिडेंट्स में कमी आई है, लेकिन साथ में आप ये भी देखिए कि इन्फिल्ट्रेशन कितना बड़ा है और मिलिटेंट अटैक्स कितने बड़े हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि अगर आप स्टोन पेल्टिंग की बात कर रहे हैं, साथ में ये भी देखिए कि कितने एनकाउंटर्स इस साल हुए हैं 2017 में और कितनी इन्फिल्ट्रेशंस हुई। और दूसरी बात, परसों ही एक मिलिटेंट जो मारा गया, उसके पास एक अमेरिकन राइफल जो है, एक M14 करके नाम है उस राइफल का, वो पाई गई। अगर ये बोला गया था कि डिमोनेटाइजेशन से
इन्फिल्ट्रेशन बंद होगी, डिमोनेटाइजेशन से मिलिटेंट अटैक्स बंद होंगे, तो वो तो उसका तो सारा नेगेटिव ही अपोजिट ही हो रहा है। यहाँ तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है, क्योंकि ये अमित मालविया जी कुछ फिगर्स बता रहे थे, उनको मैं ये फिगर्स भी बता दूं, वो ये भी जान ले कि अगर 2016 में 336 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए, जो कि 2016 में 221 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए, 2017 में 336 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं। अच्छा, मिलिटेंट अटैक्स 216 में 283 अटैक्स थे, और 2017 में अभी तक 301 अटैक हुए हैं, मिलिटेंट अटैक्स। सो ये सब बढ़ रहा है, मिलिटेंट अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो डिमोनेटाइजेशन का तो कोई असर ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। और दूसरी बात, जो आप स्टोन पेल्टिंग की बात कर रहे हैं, 2010 में भी हालात बहुत खराब हुए थे, आपको याद होगा। 2010 के बाद 2011, 2012, 13, 14 और 15 तकरीबन हालात ठीक रहे। उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन नहीं थी, उस टाइम पे नोटबंदी नहीं थी, उस टाइम पे भी स्टोन पेल्टिंग कम हुई, बहुत इन 4 साल 5 सालों में कम हुई। फिर अचानक से 2016 में अमित मालवीय इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं डॉक्टर दत्ता के पास जाऊं। इमरान नबी डाल कह रहे हैं कि भले ही पत्थरबाजी की घटनाएं थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन आतंकवाद बढ़ा है कश्मीर में। देखिए, जहां तक कश्मीर का सवाल है, इसके दो पहलू हैं। एक तो जो नोटबंदी होने से जो उनके रिसोर्सेस थे उसमें कमी आई है, और उसकी वजह से पत्थरबाजी में बहुत बड़ी गिरावट हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हमारी सरकार ने मजबूती से कश्मीर में जितने भी टेरर ग्रुप्स और टेररिस्ट हैं उनको खत्म करने का एक मुहिम चला रखी है। पिछले 8 महीनों में कम से कम इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है, क्या बात कर रहे हैं आप? मिलिटेंट अटैक्स बढ़ रहे हैं, होता है या कोई ऑपरेशन किया जाता है, हालात खराब, हर दिन खराब होते जा रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं, यहाँ पर वहाँ पे कुछ पुलिस मर रही है, सीआरपीएफ, तो उनको कंट्रोल किया जाए। मर रही है, क्या बात कर रहे हैं? 30 साल की प्रॉब्लम हालात आपको सही लग रहे हैं? बहुत बड़ी इमरान बीच में ना बोले, जवाब सुन ले। सफलता प्राप्त करी है, और एक ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ वैली में पीस बिल्कुल एक रियलिटी की तरह अब हमें लगने लग गई है। लेकिन जब तक वहां पे कोई भी आतंकवादी ग्रुप होगा, या पाकिस्तान से उसको सपोर्ट मिल रहा होगा, या इस तरीके की और जो गतिविधियां हो रही होंगी जो वहां के सेपरेटिस्ट एलिमेंट करते हैं, तब तक वैली में कुछ न कुछ इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं होंगी। उसको आप आतंकवाद से जोड़ के, या पिछले कई सालों में वहां जो बहुत खराब सिचुएशन नहीं, इमरान मुझे डॉक्टर दत्ता के पास जाना है। ठीक है अमित, आपने अपनी बात रखी। डॉक्टर दत्ता, सबसे बड़ा सवाल देखिए, एक यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है जिसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है, कि ब्लैक मनी कितना था इस देश में। ये अभी भी 1 साल बाद भी जो सबसे बड़ा मकसद था, पता नहीं चल पाया। लोग ये नहीं जान पाए कि भाई कितना ब्लैक मनी था, जो कि अब खत्म हो गया। समीर जी, मुझे आपके इस बात का जवाब तुरंत ही देना है, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, पर इसके साथ साथ कुछ और चीजों पे भी थोड़ा सा चीजों को केंद्रित करना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आरबीआई के बुलेटिन को अगर मैं मानूं, तो आरबीआई के बुलेटिन में यह कहा गया था कि 16 लाख करोड़ के आसपास है जो जमा नहीं हुआ था। और वो तो कहीं ना कहीं पे ब्लैक था, कि जमा जो नहीं हुआ था। भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो रिपोर्ट आई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 लाख के आसपास फिक्टिशियस कंपनीज है जिनका खाता बंद कर दिया गया है, जिनको डी रजिस्टर कर दिया गया है। उसमें से 35,000 कंपनीज के खाते का छानबीन हुआ है। छानबीन जो बैंक, तमाम बैंक 2,24,000 शेल कंपनीज पकड़ी, शेल कंपनीज पकड़े गए हैं, और उसपे से जो 35,000 के जो आकलन हुआ है खाते का, जो तमाम कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के पास जो रिपोर्ट सौंपी है, उस पे 17,000 करोड़ के आसपास अनअकाउंटेड मनी है। एक कंपनी का तो ऐसा है कि जो बिल्कुल डिफॉल्ट था, जिसकी 0 बैलेंस थी, उसका डिमोनेटाइजेशन के दौरान जब वो टाइम फ्रेम जब दिया गया था, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि जमा हुआ है और विड्रॉल हुआ है। ये ब्लैक मनी नहीं है तो क्या है?
16,000 करोड़ 17,000 करोड़ आप जोड़ लीजिए तो आपको पता चलता है कि कितना है। इसके बाद जो आप कह रहे हैं यानी इस अलग अलग तरीके से ब्लैक मनी पकड़ा गया है, वो नजर में आया है, लेकिन अभी टोटल हमारे पास नहीं आ पाया कि ब्लैक मनी कितना था देश में। क्योंकि 3 लाख जो कंपनीज है उसकी जो खाते का जो एक तरह से जो निष्कर्ष निकलेगा उसका प्रक्रिया अभी भी चल रहा है और मैं समझता हूं कि कम से कम डेढ़ साल तक लगेगा उस प्रक्रिया में। उसके बाद एक सेकंड उसके बाद सार्वजनिक हो पाएगा कि आखिर कालाधन कितना है। जैदी साहब कृपया करके थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो काला दिवस मनाया गया है इसलिए मनाया गया है क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार पे लिप्त थे, जो लोग पॉलिसी पैरालिसिस में लिप्त थे, जो लोग मिस गवर्नेंस में लिप्त थे, जिन लोगों ने 70 साल 60 साल का इतना बड़ा ग्रहण लगाया था, अच्छा वो यानी जो भ्रष्ट लोग बंद हो गई है, जो भ्रष्ट लोग हैं वो काला दिवस मना रहे हैं, आप कह रहे हैं बंद हो गया है। इतना बड़ा ग्रहण जो लगा के रखा, ठीक है, वो लोग मातम मना रहे हैं। अरे जनाब इतना बड़ा ग्रहण तो सूर्या मंडली में राहु केतु ने भी नहीं लगा पाया। ठीक है जैदी साहब चलिए एक छोटा सा ठीक है सर, दोनों लोग साथ ना बोले, ठीक है ठीक सर दोनों लोग साथ ना बोले, किसी की आवाज नहीं जा पाती व्यूअर्स तक। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले लेता हूं। नोटबंदी पास या फेल, लगातार ये बहस जारी रहेगी। डॉक्टर दत्ता ने एक बड़ी बात कह दी कि जो भ्रष्ट लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह खड़ा हुआ कि भाई अभी तक गिनती क्यों नहीं हो पा रही है कि कितना ब्लैक मनी आया, एक साल बाद भी हम ये बता क्यों नहीं पा रहे हैं देश को। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर, तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करूंगा ब्रेक के बाद। तो बड़ी बहस जारी है, नोटबंदी पास या फेल। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आलोक शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। आलोक शर्मा साहब, एक वाजिब सवाल ब्रेक से पहले जो उठा कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया देश को कि इस देश में ब्लैक मनी था कितना, अभी तक कोई आंकड़ा सरकार नहीं दे पाई है। लेकिन जो आंकड़े दिए गए हैं उसके आधार पर क्या आप इसे सफलता नहीं मानेंगे? 4 आंकड़े मेरे पास हैं। कितना पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ? 16,000 करोड़। कितनी अघोषित आमदनी सामने आई? 29,213 करोड़। कितनी बेनामी संपत्ति जब्त की गई? 1626 करोड़। 2,24,000 शेल कंपनियां ऐसी थी जो कि 17,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट करके जिन्होंने विड्रॉ किया, यह पैसा अब नजर में आ गया है। तो ये एक ब्लैक मनी पर रोक तो लग रही है, ये मानेंगे आप? देखिए, सारा मिला के समीर जी, अगर सारा मिला के भी हम देखें तो लगभग 60,000 करोड़ के करीब होता है। और 60,000 करोड़ का आंकड़ा आप एक साल में नोटबंदी के बाद दे रहे हैं। 20,000 करोड़ तो नोट की छपाई में लग गया। इसके पहले अगर 12-13 के आंकड़े देखें तो ब्लैक मनी 1 लाख करोड़ 1.01 लाख करोड़ मिला था। तो ये आंकड़ा तो उसके सामने भी नहीं ठहरता है। अभी एक प्रवक्ता महोदय डॉक्टर साहब कोई हैं, इकोनॉमिस्ट आपके यहाँ बैठे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, बीजेपी का बड़ी मजबूती से पक्ष रख रहे हैं, पता नहीं कौन सी मजबूरी है इनकी। मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं, 2016 में नोटबंदी से मात्र 5 महीने पहले 6 लाख करोड़ जो पैसा बैंकों में जमा हुआ, जिसका लगभग 40% एफडीआर बन गई, वो पैसा किसका था? क्या सरकार जांच करेगी? 3 लाख करोड़ का फिक्स डिपॉजिट हुआ है। 7 और 8 नवंबर को कलकत्ता में मात्र बीजेपी के अकाउंट में 3 करोड़ रुपया जमा हुआ, वो कहां से आया था? बिहार और उड़ीसा में 26 प्रॉपर्टी खरीदी गई, मात्र 2 महीने के दौरान वो कहां से आया? 4 से 8 नवंबर 2016 के बीच में नोटबंदी से मात्र 4 दिन पहले अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन बैंक जो है, जिसके एक डायरेक्टर अमित शाह जी हैं, उसमें 500 करोड़ रुपया जमा हुआ केवल 3 दिन के अंदर अंदर। ये पैसा कहां से आया? क्या इनकी जांच होगी? बीजेपी का गाजियाबाद में एक कार्यकर्ता 3 करोड़ रुपए ले जाता हुआ पकड़ा गया, क्या इसकी जांच होगी? जनार्दन रेड्डी, नोटबंदी में लोग अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पाए, जनार्दन रेड्डी ने 500 करोड़ की शादी की। मोदी साहब खामोश बैठे हैं, उनका ट्विटर का खेल खामोश बैठा है। ये ऑर्गेनाइज लूट थी। आप कांग्रेस को बदनाम करते हैं, जितने लोग पकड़े गए उस समय पर
भ्रष्टाचारी और कैश के साथ सारे बीजेपी के पकड़े गए। क्या वो आप देख लीजिए गोपीनाथ मुंडे जी की दोनों बेटियां कैसे पकड़ी गई वहां पर। तमाम मनीष शर्मा कोलकाता में कितने रुपयों के साथ पकड़ा गया। आज गुजरात के अंदर अहमदाबाद के एक स्टूडियो में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो कहता था 13,600 करोड़ रुपया मेरा पकड़ा गया। वो जब खुलासा करने लगा तो पुलिस उठाकर ले गई। अरे भाई आप बता दीजिए कितने बैंक के कर्मचारी जो खुला तांडव जिन्होंने किया आज कितने जेलों के अंदर हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने ऐसा कर दिया, फलानों ने। कितने कांग्रेस के लीडर्स को आपने जेल में डाला, जरा बता दीजिए। कितने कंपनी वालों को, बड़े बड़े लोगों को आपने जेल में डाला, जरा बता दीजिए। भ्रष्टाचार तो खत्म कर रहे हैं, भाषण ही मेरा प्रशासन है। आरोप लग रहा है कि आप भ्रष्टाचार तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। जो बीजेपी के साथ आ गया, आपकी पार्टी के साथ हो गया, वो गंगा नहा लेता है, फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका बाल बांका नहीं होता। नारदा शारदा वाले लोग यहाँ गंगा नहा के इनके यहाँ आ गए। चाहूंगा पहली बात मैंने वो ईमानदार हो गए। कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार ये कहते रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार ये कहते रहे कि जो लोग भी पकड़े गए काले धन के साथ या फिर पुरानी करेंसी में नोट पकड़े हुए वो भाजपा के थे। इन्होंने 3-4 नाम गिनाए। इससे ही ये साबित होता है कि हमारी सरकार, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे दल का हो या कांग्रेस का हो या किसी अन्य दल का हो, उस पे कोई भी रियायत नहीं बख्शेगी अगर लोग जेलों में कालाधन या पुरानी पकड़ी गई। एक भी आदमी को आपने अरेस्ट नहीं करने दिया। दूसरी बात समीर भाई देखिए, ये संजीदा एक इम्पोर्टेंट डिबेट है और मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस के प्रवक्ता इसको ट्रिविलाइज करें। विषय ये है कि बार बार अगर ये पूछा जा रहा है कि कितना काला धन मिला, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में अगर 5 लाख करोड़ रुपया आता है जो पहले हमारे सिस्टम में नहीं था, उसमें से 3.68 लाख करोड़ रुपया ऐसा है तो मतलब जो सस्पिशियस है, जिसको जमा करने वाले के टैक्स प्रोफाइल या पैन से वो नहीं जुड़ता है। तो ये जो राशि है ये काला धन ही था। काला धन का रंग काला नहीं होता। काले धन का मतलब होता है कि उस पर टैक्स नियमित पे नहीं किया गया हो, उसको बैंकिंग सिस्टम में न डाला गया हो, उसको अन्य ट्रांजैक्शंस के लिए जो आप दर्शाना नहीं चाहते उसके लिए इस्तेमाल किया गया हो। यदि हमारे पास इतने बड़े आंकड़े की जो पकड़ाई होती है, जो इतना बड़ा पैसा जो सिस्टम में आता है, तो ये काले धन के खिलाफ बड़ी मुहिम समझनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो पूरा तंत्र है, चाहे उसमें शेल कंपनीज हो जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जाता है, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2.24 लाख शेल कंपनीज हैं जिनको निरस्त किया गया। डिमोनेटाइजेशन के दौरान करीब 35,000 ऐसी कंपनियों थी 17,000 करोड़ रुपए अपनी बैंक में जमा किया। कौन से रजिस्टर ऑफ कंपनीज चल रही है यहाँ पर, इन कंपनीज को कैंसिल किया गया। झूठ मैं एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि नोटबंदी की वजह से छोटे कामगार और जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनको नुकसान हुआ। कुछ अगर आप आंकड़े देखें तो नोटबंदी होने के बाद जब ये मैंडेटरी किया गया कि सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स के अकाउंट में पैसा सीधा डाला जाएगा, अभी भी आप लोग जश्न मना रहे हैं। 1 करोड़ ऐसे ब्लू वर्कर एम्प्लॉइज थे जिनके ईपीएफओ और ईएसआईसी अकाउंट खोले गए, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलने लगी, उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिलने लगे। 50 लाख नए अकाउंट खोले गए जो हमारे ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो हमारे कामगार हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट दिया जाने लगा। ये सब डिमोनेटाइजेशन के बाद ही हुआ। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो था वो गरीब तबका था, जो हर रोज मेहनत मशक्कत करने वाला था, वो आदमी था। इस तरह की तमाम सफलताएं अमित जिस बात का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर दत्ता, क्या इस बात की भरपाई हो सकती है कि जिस तरह से आंकड़े लगातार सामने आए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था वहां पर लेबर्स की बुरी हाल हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की बुरी हाल हो गई, क्या उस बात की भरपाई की जा सकती है जिस तरह जो अभी जो आंकड़े पेश किए अमित मालवीय ने उसको लेकर? समीर भाई, आपके इस बात का जवाब देने से पहले आलोक जी के बात का जवाब देना सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। वो ऐसे तो फिर चलती रहेगी उस पे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगा दिया है, तो इसलिए मेरा उचित होता है जवाब देना। जी आलोक जी, आप मुझे कई सारे चैनल पे डिबेट पे आप मेरे साथ बैठे भी हैं और आप मुझे कई बार देखे भी हैं।
कुछ चीजों पे अगर आपको मिर्ची लगती है जो सच है और जो हकीकत है, उसके चलते मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं बन जाता हूं, ना ही मेरा भाजपा से कोई मजबूरी है। आपकी सरकार में भी मेरी कोई मजबूरी नहीं थी और एनडीए सरकार में भी मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मैं सारी बातें बोलता हूं, तथ्यों के आधार पर बोलता हूं। आप जवाब हो गया उनका। आप कृपा करके सुनिएगा। जी। मैं अगर आपकी जो एआईसीसी में जो मैन्युफैक्चर्ड डेटास है, वो सबको अगर मैं मान लूं, तो वर्ल्ड बैंक की डेटा, एशियन डेवलपमेंट की बैंक की डेटा, आईएमएफ की डेटा, रिजर्व बैंक की डेटा, सबको मैं तिलांजलि दे दूं। और एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि घरेलू और छोटे उद्योग के बारे में जो आपने पूछा है, अरे हमारे देश में घरेलू और छोटे उद्योग तो तहस नहस 15 साल पहले हो चुकी थी। आप जब सरकार छोड़ के गए थे, चिदम्बरम साहब ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बोला था कि 5 लाख छोटे और घरेलू उद्योग बंद होने के कगार में है या बंद हो चुका है। सुना भी तो कीजिए। 17,000 लोग, 17,000 करोड़ लोग बेरोजगार है। उस यूपीए की सरकार की अंतिम साल की रिपोर्ट थी। ये जो बेरोजगारी जो इतने चरम सीमा पे था, कुशासन के चलते, पॉलिसी पैरालिसिस के चलते, मिसगवर्नेंस के चलते, उसकी भरपाई भी सरकार को करनी पड़ रही है। और उसके साथ साथ प्रेशर के चलते जो तमाम और नया जो बेरोजगार पैदा हुआ है, उसकी भी भरपाई करनी पड़ रही है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा और थोड़ा सा इंतजार करके एक उदारवादी एक विपक्ष होने के नाते सरकार का सहयोग कीजिए ताकि बेरोजगारी इस देश से खत्म हो, पॉलिसी पैरालिसिस इस देश से खत्म हो, भ्रष्टाचार इस देश से खत्म हो। आप लोग नहीं कर पाए, जो लोग कोशिश कर रहे करने की, उनका मदद जरूर कीजिएगा। देश हित में कुछ काम कर लेंगे आप। ठीक है। सुनील साजन, ब्रेक से पहले जो बात उठी कि भाई अभी इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि 2019 में चुनाव होने, इसलिए ये काउंटिंग अभी तक नहीं हो पा रही है कि कितना ब्लैक मनी जो है वो देश में पकड़ा गया। क्या आपको लगता है इस बात में वाकई दम है? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस देश में, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और अर्थशास्त्री जी को भी सुन रहा था, अगर इस देश में ब्लैक मनी आ गई है तो आखिर पेट्रोल महंगा क्यों है, डीजल महंगा क्यों है, महंगाई इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? भाई कहीं ना कहीं तो दिखे ना। भाई किसी को तो लगना चाहिए कि भाई काला धन आ गया है, आम जनता के लिए है। अच्छा, जहां तक सवाल है आंकड़े के, देखिए कागज के आंकड़ों पे मत जाइए, आप जमीन पर जाइए ना कि 2 लाख से ज्यादा मजदूर जो डेली कमाता था, डेली खाता था, वो तो बेरोजगार हो गया। उसको 1 साल में अभी आपने नया क्या दे दिया? रोजगार के नाम पे आपके पास कुछ है नहीं। देखिए, फिर मैं एक बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा जनधन खाते में लोगों ने पैसा जमा कर दिया है, आपने उसकी जांच क्यों नहीं कराई? आपने कहा कि हमको मालूम है किसके पास कितना है, आप क्यों नहीं सूची जारी कर रहे हैं? ये जो आंकड़े हैं ना, कितनी कंपनियां बंद हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी कल 2,24,000 कंपनियां ये बंद हो गई। ठीक है, टीवी के सामने केवल फर्जी बात करना, ये देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस नोट नहीं, आपको लगता है सरकार जो डेटा दे रही है वो फर्जी है? देश सुनील साजन, तो हम फर्जी डेटा दिया जा रहा है क्या देश को गुमराह करने के लिए? सरकार पूरा फर्जी डेटा दे रही, पूरा फर्जी डेटा केवल देश को गुमराह करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था कैसे चरमराई है, नोटबंदी के बाद गरीब कैसे मरा, किसान, अब नोटबंदी के बाद किसान की मरने की, आत्महत्या करने की जो 42% वृद्धि हुई है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोगों का रोजगार छीन गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अमित मालवीय, इसका जवाब बहुत जरूरी है। बर्बादी की तरफ चले गए, बहुत बड़ा आरोप है कि फर्जी डेटा दिया जा रहा है। अब अगर सरकारी फर्जी डेटा देगी तो फिर लोगों के सामने सच्चाई नहीं सामने आ पाएगी। ये तो बड़ा आरोप हो गया फिर। जी अमित मालवीय। देखिए समीर भाई, ऐसा है कि विपक्ष में जो लोग बैठते हैं उनका भी देश के प्रति कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। विपक्ष में बैठ के कुछ भी बोल देना और कुछ भी कह देना, ये हमारी जो डेमोक्रेसी की परंपरा नहीं रही है। तो अगर कुछ लोग ये करना चाहते हैं तो वो अपनी इच्छा पे कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे जो फैसले को और हमारे फैसले का आकलन ये जनता करेगी।
अगर हम कुछ चीज ऐसी कह रहे हैं जो गलत है, जैसा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो उसका आंकलन जनता करेगी। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि नोटबंदी होने से जो कॉमन आदमी है उसकी जिंदगी में क्या फर्क हुआ। जब नोटबंदी हुई, जैसे मैंने बताया, 5 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम में आया। इतना पैसा बैंकिंग सिस्टम में आने के तुरंत बाद जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम हुए। 100 बेसिस पॉइंट, मतलब 1% से 2%। आरबीआई ने कहा 99% आ गया, तो आरबीआई बताएं, लोगों को लोन सस्ते रेट पे मिलने लगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इंटरेस्ट सब्वेंशन के बाद जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड है वो बढ़ गई। जहां तक फॉर्मल इकोनॉमी की बात है, लोग ज्यादा से ज्यादा अपना बचाया हुआ पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स में रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में डालने लगे, जिससे उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़ गई। तीसरी बात यह है कि जो हाउस होल्ड सेविंग है, जो हम परिवार के स्तर पे जो पैसा बचाते हैं, वो आंकड़ा 10% से बढ़ के 12% पहुंच गया। ये सब जो इकोनॉमिक मूवमेंट्स हुए इस पॉलिसी की वजह से, ये मैं अपेक्षा नहीं करता कि ऑपोजिशन वाले लोगों को बताएंगे, लेकिन सत्ता पे बैठने के कारण से ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम चीजें लोगों को बताएं और संजीदगी जो चीजें हैं वो लोगों को बताएं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर लोग नोटबंदी से इतना नाराज होते तो ये समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं वो ये समझाएं कि उत्तर प्रदेश में इनकी लुटिया कैसे डूब गई, क्यों नोटबंदी के तुरंत बाद वहां की जनता ने हमें बहुत बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट दिया। अंततः डेमोक्रेसी ये पॉलिटिकल बयान हो गया, लेकिन जब उसका जिक्र निकल गया, जनता की आवाज होती है और उस जनता ने भाजपा को बड़ी बहुमत से जिताया है। जितनी नाकामियां बता रहे हैं उसके हिसाब से तो फिर गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होना चाहिए नोटबंदी का। समीर भाई, अगर नोटबंदी इनका इतना ही बड़ा सक्सेस प्रोग्राम है और देश की जनता के हित में है, तो आज पूरी कैबिनेट प्रेस क्लब में क्यों बैठी है, ये समझने की बात है। मतलब अगर विपक्ष, सुन लीजिए, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा तो करने देते। विपक्ष में तो ये कहता हूं कई जगह पिंडदान हो रहे हैं, कारोबारी पिंडदान कर रहा है सरकार का, कोई काला दिवस मना रहा, कोई विरोध दिवस मना रहा। अगर पूरा विपक्ष ये ना भी करे तो ये मोदी सरकार का इतना बड़ा पाप है जो सर चढ़ के बोलेगा। अब मैं 2 चीज एग्जाम्पल देता हूं, बात खत्म। तो ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट को कहीं रोका गया क्या? सुन लीजिए, मोदी सरकार की अगर ये अनसक्सेस होती तो राजनीति कैसे साथ में बता देता हूं। नोटबंदी के दौरान याद होगा 80 साल की मां को लाइन में लगा दिया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो देश हित में हो रहा है। अभी हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री ने जीएसटी पे देश की अर्थव्यवस्था पे उंगली उठाई तो उनके बेटे को उतार दिया लाइन के अंदर, बाप के मुकाबले में बेटे को उतार दिया। अगर ये इतना है तो ये जो देश की अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए मां का और बेटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अगर भाई तो बेटा अगर मंत्री है केंद्र में सरकार में, तो सरकार की तरफ से जवाब देने नहीं आएगा क्या? सुन लीजिए, अगर इनके पास कहीं लूज पोल होते और सक्सेस दिखाने के लिए किसी को ये लाते तो अब तक पकड़ के ले आए होते। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था किसी किसान को लेके जो फौज का था, उसके घर तक पहुंच गए और उससे बयान दिलवाया। तो किसने बयान दिलवाया? किसने बयान? बीजेपी वालों ने। मैं बता रहा हूं बीजेपी वालों ने कैसे बयान दिलवाया? उसे साबित कर रहा हूं, नहीं, वो तो पत्रकार पहुंचे थे, सुन लीजिए, सर्विसमैन थे। मैं आपको बता देता हूं, मैं साबित कर रहा हूं कैसे होता है। मैं आपने जिक्र निकाला, हरियाणा गुड़गांव के रहने वाले नंदलाल है। हमारे चैनल की टीम गई। एक मिनट ठीक, ना मुझे इसका जवाब लेने दीजिए। आलोक शर्मा साहब, जिसका जिक्र निकाला है वो है गुड़गांव के रहने वाले नंदलाल, एक्स सर्विसमैन है, जिनकी फोटो राहुल गांधी साहब आपके नेता ट्वीट करते हैं और लिखते हैं एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। और वो शख्स जो है वो कहता है कि नहीं भाई, हमको तो डिमोनेटाइजेशन से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब भी खुश था, आज भी खुश हूं, तो मेरे पैर में चोट लगी थी इसलिए मैं रो रहा था। तो मानते हैं आप कहीं ना कहीं रिसर्च में गड़बड़ी हो गई? वो तो उसके देखिए, मैं समझता हूं कि हाँ,
पहली क्लिप क्योंकि हमारे रिपोर्टर से हमारे तो राहुल गांधी ने एक मिनट सर, एक मिनट जवाब देने दीजिए ना आलोक शर्मा। राहुल गांधी सरकार ये भी तो बता, राहुल गांधी आपके नेता थोड़ी है। कल तक अपने ऊपर एक मिनट, अरे सर सर प्लीज जैदी साहब, जैदी साहब, अरे सुनिए ना, एक मिनट दत्ता जी प्लीज, आलोक शर्मा साहब जवाब दें जी। देखिए, मैं समझता हूं कि जो आंसू एक है वो भी खतरनाक है, और नंदलाल जी के जो आंसू हैं वो प्रतीक हैं तमाम लोगों के। अगर नंदलाल जी क्या छोड़िए, ये लोग तो आईएमएस और किसको मैनेज कर लें। आज प्रद्युमन की सीबीआई से न्यूज निकलवा के पूरा नोटबंदी को डाइवर्ट कर दिया। इवेंट मैनेजमेंट अच्छा, मतलब सीबीआई भी मैनेज हो गई और ये नंदलाल साहब भी मैनेज हो गए। सभी कुछ बहुत आप ये अच्छा कह हो रहे रहा है, क्यों नहीं हो गए? बिल्कुल 100% हो गए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि अगर बहुत कुछ अच्छा था नोटबंदी में, तो जीडीपी 2% क्यों गिर गया? बेरोजगारी 31 साल में हाईएस्ट क्यों है? चाइना में गिरा है, की दर ब्राजील क्यों में बढ़ गई? गिरा है, साउथ अफ्रीका में शहादत 42% में गिरा है, आलोक जी क्यों गिर गया? पेट्रोल और डीजल के दाम 80 रुपए क्यों हो गए? टमाटर और सेब एक भाव में क्यों बिक रहा है? हमने डॉलर की तुलना में ₹57 पे छोड़ा था, वो 68 कैसे हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट। अरे भाई, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, सीबीआई तो सारे पैरामीटर, इकोनॉमिक पैरामीटर सरकारी तोता मानी जाती है, आपके जमाने से मानी जाती है, इसलिए मैं मान लेता हूं। लेकिन एक बुजुर्ग शख्स पर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सत्ताधारियों के आगे बिक गया, ये कितना जायज है सर? हमारे रिपोर्टर गए, नंदलाल से बात की, लगा रहा हूं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, तरह से बुजुर्ग मुझे कोई नाराजगी नहीं है सरकार से, जो फैसला हुआ वो सही है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। हाँ, अच्छा, वो कुछ भी कहेंगे। अमित मालवीय जवाब दे दीजिए इसका। किसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, पूरा देश देख रहा है। चलिए ठीक है, अमित मालवीय साहब, 75 साल के बुजुर्ग को भी मैनेज कर लिया आपने। चाहूंगा जिस तरीके से आज कांग्रेस ने एक बुजुर्ग के चित्र को लगाकर सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो बताइए ना, ये बैंकों का एनपीए क्यों बढ़ रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमित भाई शाह ने वक्त नहीं बचेगा। उन्होंने कहा को उठा के उसको मोहरा बना दिया बेचारे भाई। उन्होंने, अमित भाई ने आज ट्वीट करके कहा, ताउम्र गरीबों की झूठी तस्वीरों से गुमराह कर सत्ता हथियाते रहे, बच्चे की तो झूठे आंसू, झूठी तस्वीरों से के पीछे से देश को छलाना अब और मुमकिन नहीं। असली चेहरा कांग्रेस का बेनकाब हुआ, अब नए भारत का आगाज हुआ। ये देश की सच्चाई है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता झूठ की राजनीति नहीं। आखिरी सवाल आपसे, जो कुछ भी हुआ है जम्मू कश्मीर में, एक उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है? कुछ हालात में सुधार हुआ है या बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं आप 1 साल की नोटबंदी को? सर, छोटा सा जवाब। देखिए, मैंने स्टार्ट में ही आपको फिगर बता दिया था कि हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं। आज के वक्त में आप देखिए, बीजेपी और पीडीपी की सरकार यहां पे अनंतनाग का बाईपोल इलेक्शन नहीं कर पा रही है, तो कहां हालात सही हुए? इन्होंने, हम तो तैयार थे इलेक्शन के लिए, एंड आखिरी मौके पे जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार वापस गई और उन्होंने बोला कि हम इलेक्शन नहीं कर पाएंगे, हालात सही नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, तब हालात सही नहीं है। और अब ये बीजेपी बोल रही है कि अब हालात ठीक हो गए हैं। तो ये एक डाइकोटमी है बीजेपी की, जो मेरी समझ में तो नहीं आई, और मैं चाहता हूं कि हमको ये समझाए कि आपका जहां अपना फायदा होगा तब आप बोलेंगे एक बात, जहां पे आपको लगेगा कि आपका नुकसान हो रहा है तब आप दूसरी बात बोलेंगे। तो ये जो आप कंफ्यूज कर रहे हैं पूरे देश को, पूरे अवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं, ये सियासत बहुत गलत सियासत है। हमारी गुजारिश है बीजेपी के साथ कि वो पूरे फैक्ट्स के साथ आए। ऐसे हवा बयानी जो बयानी हो रही है, उससे ना आपका फायदा होगा ना हमारा फायदा होगा। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये पॉलिसी कश्मीर के रिलेटेड, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि कश्मीर के रिलेटेड एक कंक्रीट पॉलिसी लेके आए। कहीं आप बोलते हैं कि हम नेशन बिल्डिंग बनाएंगे, कहीं आप बोलते हैं हम ब्लैक
ब्लैक मनी को खत्म कर रहे हैं, कहीं आप बोल रहे हैं हम कैशलेस इकोनॉमी कर रहे हैं, कहीं आप बोल रहे हैं हम स्टोन पेल्टिंग रुका रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं आप कंफ्यूज है पूरे तरीके से और पूरे देश और जाहिर है कश्मीर की सारी समस्याओं का हल डिमोनेटाइजेशन से थोड़ी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का फिलहाल हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। नोटबंदी पास या फेल, ऑपोजिशन कह रहा है पूरी तरह से फेल, सरकार इसे पूरी तरह से पास बता रही है। अब अगर जनता की राय की बात करें तो हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, फिर एक बार जनता की राय सामने आएगी। अगर नोटबंदी से इतनी ही तकलीफें हुई हैं देश में तो बीजेपी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, नहीं तो उसको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नया टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।